नमस्कार साथियों, मैं नीरज कांति आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एनके ग्लोबल एजुकेशन पर। साथियों, आज तारीख है 4 मई 2026। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, पीआईबी, लाइव मिंट जैसे विभिन्न सोर्सेज से उन आर्टिकल्स को जो हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो साथियों, यहाँ पर हम सबसे पहले देखते हैं कि यह वीडियो यूपीएससी, एसएससी, स्टेट पीसीएस और जो अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स हैं उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो साथियों, यहाँ पर हम अपना सबसे पहला जो आर्टिकल है वो देखेंगे कि जो चाइना है वह इस पूरे के पूरे हफ्ते में किस प्रकार से अपनी जो स्ट्रेटेजी है उसको क्या है एनहेंस करता हुआ ताइवान को एक प्रकार से कैप्चर करने की कोशिश कर रहा है। इसी के साथ दूसरा जो आर्टिकल है वह हमारा संबंधित है ऑप्टोसार जो सैटेलाइट है, ठीक है, जिसका नाम दिया गया है दृष्टि। बेसिकली यह इंडिया की सैटेलाइट है जिसको अमेरिका की सहायता यानी नासा की बेसिकली अमेरिका की सहायता से इसको लॉन्च किया गया है। अब इसकी क्या स्पेसिफिक फीचर्स हैं इसको डिटेल में हम यहाँ पर देखने वाले हैं। इसी के साथ साथ हमारा जो अगला आर्टिकल है वो है फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर की जो लिस्ट है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जारी की गई है। अब ये लिस्ट होती क्या है और इसके अंदर क्या क्या फीचर्स होते हैं आइए डिटेल में अभी हम थोड़ी देर में देखेंगे। इसी के साथ साथ जो हमारा अगला आर्टिकल है वो अंडमान और निकोबार जो आइलैंड है उसके एक बीच पर क्या होता है गिनीज ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड यहाँ पर बनाया गया है इंडिया का फ्लैग वाटर के अंदर बनाकर, ठीक है, लार्जेस्ट अंडर वाटर नेशनल फ्लैग को यहाँ पर बनाया गया है। इसी के साथ साथ जो हमारा अगला आर्टिकल और लास्ट आर्टिकल रहने वाला है शांति लॉ से संबंधित। अब ये इंडिया का जो न्यूक्लियर बेसिकली पॉलिसी है उससे किस प्रकार से संबंधित है शांति लॉ, इसको हम यहाँ पर देखेंगे। यूएसए का और अदर कंट्रीज का इसमें क्या इंटरेस्ट है इसको हम डिटेल में यहाँ पर देखने वाले हैं। तो साथियों, पहले आर्टिकल से हम यहाँ पर शुरुआत करते हैं जो कि है चाइना दिस वीक। बेसिकली यहाँ पर क्या है जो चाइना है वो अपने बहुत सारे डिप्लोमेटिक एक्ट के माध्यम से अपनी जो स्ट्रेटेजिक एक प्रकार से एडवांसमेंट है वह क्या है ताइवान के ऊपर दिखाने की कोशिश कर रहा है। इसके लिए हम यहाँ पर 3 इंसिडेंट देख रहे हैं। पहला है ताइवान के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन, फिर उसके बाद टेक्नोलॉजिक जियोपॉलिटिक के रूप में किस प्रकार से वो खेल रहा है, और इसके अलावा पाकिस्तान के साथ डिफेंस टाई करके किस प्रकार से वह अपनी जो बेसिकली पावर है वो बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पर जो पहला इंसिडेंट है वो क्या है इस्वातिनी और ताइवान जो रिलेशन है उसके बीच में जो चाइना है वो अपना एक प्रकार से डिप्लोमेटिक किस प्रकार से हथकंडे अपना रहा है। जैसा कि यहाँ पर क्या है कि इस्वानी है उसका ताइवान के साथ काफी अच्छा रिलेशन है, और अब चाइना क्या कर रहा है जो इस वातिनी है उसको अब क्या कर रहा है अफ्रीका के जो अदर कंट्रीज है उससे एक प्रकार से आइसोलेटेड करने की कोशिश कर रहा है। वहां जो अफ्रीकन मार्केट है वहां पर टैरिफ फ्री जो यह ट्रेड करा करता था एस्वातिनी, उसके ऊपर ये जो टैरिफ फ्री ट्रेड हुआ करता था उसको खत्म करने की कोशिश चाइना कर रहा है अफ्रीका के बाकी देशों के साथ संबंध बनाकर। तो इस प्रकार से जो चाइना है वह यह कह रहा है कि एस्वातिनी को चाइना की वन चाइल्ड पॉलिसी को जो है अपनाना चाहिए, और जो ताइवान है उसका जो रिकॉग्निशन है वो कैंसिल करना चाहिए, ठीक है। लेकिन एस्वातिनी इस बात से इनकार करता है, और इस प्रकार हमें देखने को मिलता है कि दुनिया में सिर्फ और सिर्फ ताइवान को रिकॉग्नाइज करने वाली 12 कंट्रीज ही नजर आती हैं, और 12 कंट्रीज में एस्वातिनी हमें एक नजर आता है, ठीक है। अगर हम बात करें एस्वातिनी का तो 1968 में जब कोल्ड वॉर का टाइम था तब से ही इसके जो रिलेशन है वो ताइवान के साथ हमें देखने को मिलते हैं। अगर हम बात करें इसका सिग्निफिकेंस क्या है तो एक प्रकार से जो चाइना है वह इकोनॉमिक कोरिजन डिप्लोमेसी के माध्यम से जो पूरा का पूरा ऑर्डर है उस पर रूल करने की कोशिश कर रहा है, और ये एक प्रकार का जियो पॉलिटिकल टेंशन हमें यहाँ पर नजर आ रहा है।
एक बात। अब बात करते हैं दूसरे मुद्दे की। तो यहाँ पर क्या है कि बेसिकली एक डील होने वाली थी जो कि है $2 बिलियन की। ठीक है, बेसिकली ये चाइना की एआई फर्म और जो यूएसए की एआई फर्म है मेटा, दोनों क्या है एक कॉन्ट्रैक्ट को लेकर लड़ रहे थे, जिसकी वजह से ये जो कॉन्ट्रैक्ट है कोलैप्स हो जाता है। अब ये जो पूरा का पूरा इंसिडेंट है वह शो कर रहा है कि किस प्रकार से वर्ल्ड लेवल पे जो टेक जाइंट्स हैं जैसे कि यूएसए और चाइना, ये सभी क्या है अपनी डिप्लोमेसी के अंदर टेक्नोलॉजी को भी किस प्रकार से इंक्लूड कर रहे हैं, अपनी जो यहाँ पर कंपनियां हैं उसको किस प्रकार से यूटिलाइज कर रहे हैं। एक उदाहरण के रूप में हम समझ सकते हैं चाइना की जो हुआवे कंपनी है, वह एक तौर पर आज के समय में चाइना का एक प्रकार से डिप्लोमेसिक टूल के रूप में यहाँ पर यूज होता हुआ नजर आ रहा है। और जैसा कि हम जानते हैं कि हुआवे क्या है, चाइना की ही एक प्रकार की कंपनी है जो कि क्या है, और चाइना के अंदर ज्यादातर जो कंपनियां हैं उनका नियंत्रण चाइना की सरकार के हाथ में ही होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि टेक्नोलॉजी जो है उसको जियो पॉलिटिकल टूल के रूप में यहाँ पर चाइना आज के समय में यूज कर रहा है। अब यहाँ पर तीसरा इंसिडेंट हम यहाँ पर देखते हैं कि चाइना ने पाकिस्तान के साथ डिफेंस टाई किया है। अब ये जो डिफेंस टाई है वह बेसिकली क्या है, चाइना ने पाकिस्तान को हंगोर क्लास का जो सबमरीन है वह प्रोवाइड करवाया है। अब इस प्रकार क्या है, पाकिस्तान का पावर बढ़ जाता है और पाकिस्तान का यूज करके जो चाइना है वो इंडिया को काउंटर करने की यहाँ पर कोशिश कर रहा है। अब यहाँ पर बात करते हैं हंगोर क्लास बेसिकली है क्या। तो ये चाइना के द्वारा बनाया गया एक सबमरीन है जो कि बेसिकली 039A जो यान क्लास है चाइना का। ठीक है, ध्यान रखिएगा, युआन क्लास चाइना का सबमरीन है, उसी से ही एक प्रकार से एसोसिएटेड है, यानी उसी के जैसा हमें यहाँ पर सबमरीन नजर आ रहा है जिसको अभी पाकिस्तान को दिया है चाइना ने। इसी के साथ साथ ये एक प्रकार का डीजल इलेक्ट्रिक अटैक सबमरीन यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। तो क्या है, डीजल इलेक्ट्रिक से चलने वाली है, इसी के साथ साथ अटैक करने वाली सबमरीन हमें यहाँ पर ये देखने को मिलती है। ठीक है, इसी के साथ साथ अगर हम बात करें तो फिर चाइना के पास इंडिया के पास क्या ऐसी चीज है जिससे क्या है कि अब ये जो चाइना का हथकंडा है उसको टैकल कर सकता है। तो इंडिया के पास भी हमारे पास क्या है, कलवरी क्लास की जो सबमरीन है वो पहले से ही हमारे पास मौजूद है, जो कि ये जो हंगोल क्लास की सबमरीन है जो पाकिस्तान के पास आई है उसको हम काउंटर कर सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, बस हंगोल क्लास का सबमरीन है, इंडिया के पास कलवरी सबमरीन है। इसी के साथ साथ हमें यहाँ पर देखने को मिलता है कि पाकिस्तान भी अपना जो डिफेंस एक्सपेंडिचर है वो लगभग 11% तक बढ़ा चुका है 2025 में, ये हमें देखने को मिलता है। और इसी बीच में जो चाइना है उसने सबसे ज्यादा हेल्प की है पाकिस्तान की, और बेसिकली चाइना पाकिस्तान को हेल्प इसीलिए कर रहा है, एक तो बेसिकली इंडिया को काउंटर करने के लिए, ताकि जो इंडिया का इम्पैक्ट है इंडियन ओशन रीजन के अंदर उसको क्या है काउंटर किया जा सके। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा सिनेरियो था इस आर्टिकल का। अगर आप इसके ब्रॉडर एनालिसिस देखना चाहो तो ये एक प्रकार से जियोपॉलिटिकल कंपटीशन को दर्शा रहा है, इकोनॉमिक डिप्लोमेसी को, टेक नेशनलिज्म को यहाँ पर दर्शा रहा है। ठीक है, जिस तरह से टेक्नोलॉजी का यूज है वो एक जियोपॉलिटिकल टूल के रूप में यूज किया जा रहा है, इससे क्या है टेक नेशनलिज्म को बढ़ावा मिल रहा है, और यहाँ पर डिफेंस पार्टनरशिप हमें देखने को मिलती है। और ये एक प्रकार से जो इंडिया है उसके ऊपर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप स्ट्रेटेजिक प्रेशर को यहाँ पर क्रिएट करता हुआ नजर आ रहा है। और इसके लिए इंडिया को जरूरी है कि वह अपना जो नेवल कैपेबिलिटी है, अपना सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम है और जो डिप्लोमेटिक आउटरीच है उसको और भी ज्यादा स्ट्रेंथन करने की यहाँ पर इंडिया को जरूरत है, जिसकी वजह से हम जो ग्लोबल लेवल पे पोलराइजेशन बढ़ रहा है और जो सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो रही है और स्ट्रेटेजिक इंस्टेबिलिटी बढ़ती चली जा रही है इंडो पैसिफिक स्पेसिफिकली रीजन के अंदर, उसको हम क्या कर सके, एक प्रकार से न्यूट्रल कर सके। ठीक है, इसी के साथ साथ ये हमारा पूरा पहला आर्टिकल था। मुझे उम्मीद है आपको यह जो आर्टिकल है वो पसंद आया होगा। इसी के साथ आपके लिए इंफॉर्मेशन, अगर आप इस पूरे आर्टिकल को प्राप्त करना चाहते हो इसको तो आप सिंपल सा ये जो एनके ग्लोबल एजुकेशन टेलीग्राम चैनल है यहाँ पर जाकर आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं।
ठीक है, इसी के साथ साथियों हम वापस आते हैं अपने दूसरे आर्टिकल की तरफ। तो दूसरा आर्टिकल आपको यहाँ पर नजर आ रहा है कि इंडिया के बेसिकली क्या है, एक स्टार्टअप बेस्ड फर्म थी जिसका नाम है गैलेक्स ए आई। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये बेसिकली एक स्टार्टअप है अभी, ठीक है, जिसका नाम है गैलेक्स आई। अब इसको बेसिकली, इसने बेसिकली क्या किया है, एक सैटेलाइट लॉन्च किया है जिसका नाम है दृष्टि। ठीक है, और यहाँ पर ये जो लॉन्चिंग सिस्टम है वो बेसिकली अमेरिका का फाल्कन 9 जो रॉकेट है उसका यूज करके इसको लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो ये जितने भी मैंने पॉइंट बोले ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। तो ध्यान रखिएगा, ये बेसिकली सबसे पहली बात क्या है, इंडिया का है, लेकिन ये एक क्या है, प्राइवेट फर्म है। ठीक है, इसको भी ध्यान रखिएगा। तो इस प्रकार से ये इंडिया की कैपेबिलिटी को शो कर रहा है कि इंडिया के पास बेसिकली क्या है, अब जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं वो भी क्या है, इंटरनेशनल जो स्पेस है और बेसिकली स्पेस सेक्टर, ठीक है, उसके अंदर अपना हाथ बढ़ा रहे हैं आगे की तरफ। तो गैलेक्सी आई, और जिसने सैटेलाइट लॉन्च किया है, बेसिकली सैटेलाइट का नाम है दृष्टि। इसी के साथ साथ फाल्कन 9 जो अमेरिका का रॉकेट है उससे लॉन्च किया गया है। अब बेसिकली यहाँ पर जो दृष्टि सैटेलाइट है उसके अंदर यहाँ पर ओप्टोसार इमेजिंग टेक्नोलॉजी को यहाँ पर इंस्टॉल किया गया है। आप यहाँ पर इमेज देख सकते हो, ये एक प्रकार का सैटेलाइट है। ये सैटेलाइट बेसिकली क्या है, जो अर्थ है उसकी क्या है, इमेज यहाँ पर क्या करेगा, बनाएगा। अब बात आती है कि ये बेसिकली क्या है, ओप्टोसार इमेजिंग टेक्नोलॉजी है क्या। तो बेसिकली ये जो दृष्टि है पूरा सैटेलाइट, ये एक प्रकार का हाइब्रिड अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट रहने वाला है। हाइब्रिड इस वजह से बोला जा रहा है क्योंकि इसके अंदर बेसिकली क्या है, ऑप्टिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी, ठीक है, जैसे कि कैमरा हमारे पास होता है वो टेक्नोलॉजी, इसी के साथ साथ रडार इमेज टेक्नोलॉजी, दोनों को ही इंस्टॉल किया गया है। तो इसी वजह से इसको हाइब्रिड अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट बोला जा रहा है, जो कि बेसिकली क्या करेगा कि सेम जो लोकेशन है, यानी अर्थ का जो बेसिकली एक स्पेसिफिक लोकेशन होगा, अर्थ कह रहा हूं, इंडिया का जो स्पेसिफिक लोकेशन होगा उसकी क्या है, लगातार साइमल्टेनियसली इमेज यहां पर खींचता हुआ नजर आएगा। ठीक है, इमेज प्रोवाइड कराएगा। इसी के साथ साथ इसके अंदर बेसिकली क्या है, ऑप्टोसार टेक्नोलॉजी क्या है, तो मैंने आपको बताया कि ऑप्टिकल सेंसर इसके अंदर लगाए जाएंगे और इसी के साथ सिंथेटिक अपर्चर जो रडार है वो भी लगाए जाएंगे। इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि ऑप्टिकल सेंसर बेसिकली क्या है, ऑप्टिकल इमेजिंग प्रोवाइड कराता है, और दूसरी तरफ सिंथेटिक जो अपर्चर रडार है वो एक प्रकार से ऐसे रडार होते हैं जो कि बेसिकली क्या है, सिंथेटिक इमेज को प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप डिफरेंस भी देख सकते हो, ऑप्टिकल वर्सेस सिंथेटिक अपर्चर रडार जो इमेजिंग सिस्टम है। ठीक है, सबसे पहले क्लियरिटी के बेस पे बोले तो जो ऑप्टिकल इमेज है वो हाई प्रिसीजन वाली होती है, इसी हाई क्वालिटी वाली होती है। इसी के साथ सार इमेजिंग होती है वो मॉडरेट होती है। इसी के साथ साथ वेदर इसके ऊपर क्या है, अफेक्टेड कर सकता है। ठीक है, क्लाउड के माध्यम से, अगर क्लाउड हो, बादल हो, तो ये जो ऑप्टिकल इमेज सिस्टम है वो काम नहीं करेगा। वहीं पर सिंथेटिक जो अपर्चर रडार होता है वो क्या है, सभी के सभी मौसम में काम कर सकता है, ऑल वेदर में। इसी के साथ साथ ये जो ऑप्टिकल इमेजिंग सिस्टम है वो क्या है, रात में काम नहीं करता है। फॉर एग्जाम्पल, आप कभी अपना जो कैमरा है, मैंने बोला ना आपको कि ये जो ऑप्टिकल इमेजिंग है वो क्या है, कैमरे के जैसा काम करता है। और कैमरा बेसिकली काम कैसे करता है, आपने देखा होगा, रात के समय में आप अपनी फोटो नहीं खींच सकते हो। ठीक है, क्योंकि जो बेसिकली कैमरा है वो क्या है, रिफ्लेक्शन के बेस पर क्या करता है, इमेज क्रिएट करता है। ठीक है, जिस चीज पर लाइट पड़ रही है या रिफ्लेक्शन पड़ रही है उसी की इमेज क्रिएट कर सकता है। वहीं पर जो सिंथेटिक अपर्चर रडार है, ठीक है, तो यहां पर हम बोल रहे हैं रडार, तो ऐसे क्या है, रडार सिस्टम का यूज करके ये क्या करता है, इमेज क्रिएट करता है। तो इस वजह से ये रात के समय में भी क्या है, इमेज प्रोवाइड करा सकता है। वहीं पर हमें देखने को मिलता है कि जो इसका इंटरप्रिटेशन है इजी है, यानी इसका यूज वगैरह है वो इजी है, लेकिन यहाँ पर क्या है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है, यानी इसको बनाने का प्रोसेस और इंस्टॉल करने का प्रोसेस हल्का सा कॉम्प्लेक्स है।
अब देखो, बेसिकली जो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा वो इसी एरिया से पूछा जाएगा, ठीक है, यही एरिया है जहां से आपसे पूछा जाएगा। और दूसरा एरिया आपसे पूछा जाएगा ये वाला एरिया, ठीक है, कि किसने लॉन्च किया, कब लॉन्च किया, इंडिया की प्राइवेट फर्म है, गवर्नमेंट है, इसरो का रोल है कि नहीं है, और अमेरिका की कौन से रॉकेट से लॉन्च किया है, यही सब पूछेगा इसमें। इसी के साथ साथ यहाँ पर कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन है, जैसे कि इसके की फीचर क्या है, नॉर्मल सी बात है, सिंथेटिक अपर्चर रडार है तो ये ऑल वेदर में काम कर सकता है, चाहे वो क्लाउड का सीजन हो, रेन का सीजन हो और रात का टाइम हो। इसी के साथ साथ साइमल्टेनियस डाटा कैप्चरिंग भी करता रहेगा, ठीक है। इसी के साथ साथ एआई का इंटीग्रेशन भी इसके अंदर किया गया है। इसी के साथ साथ इंडिजिनस इनोवेशन हमें यहाँ पर नजर आ रहा है। इसको आईआईटी मद्रास एल्यूमिनी के द्वारा तैयार किया गया, तो ध्यान रखिएगा मैंने एल्यूमिनाई के यूज किया है, ठीक है, आईआईटी मद्रास के द्वारा डेवलप नहीं किया गया है, बल्कि वहां का एक स्टूडेंट था, ठीक है, या फिर वहां का एक क्या बोलते हैं इंडिविजुअल था, उसने बेसिकली ये पूरा का पूरा सैटेलाइट सिस्टम को यहाँ पर लगाया है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आईआईटी मद्रास का मैं नाम बिल्कुल भी नहीं ले रहा हूँ। इसी के साथ साथ यहाँ पर क्या है, मल्टीपल यूज इसके देखने को मिलेंगे। इसका सिविल यूज भी किया जा सकता है और मिलिट्री पर्पज से भी इसका यूज किया जा सकता है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, तो नॉर्मल सी बात है कि ट्रॉपिकल जो इमेज प्रॉब्लम हुआ करती थी उसको अब सॉल्व किया जा सकता है। देखो इंडिया क्या है, ट्रॉपिकल रीजन में बेसिकली क्या है, लाई करता है, और ट्रॉपिकल रीजन में हम जानते हैं कि हमारा जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है उसके अंदर जो क्लाउड का फॉर्मेशन है वो क्या है, दिन के अंदर ज्यादा होता है, ठीक है, बारिश वगैरह ये सारी चीजें होती हैं। तो इस वजह से क्या है कि इसका यूज किया जा सकता है, ये इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है। इसी के साथ रियल टाइम डिसीजन मेकिंग यहाँ पर किया जा सकता है, डिजास्टर मैनेजमेंट के टाइम पे और सर्विलांस के टाइम पे अगर किसी के साथ युद्ध हो रहा है तो। इसी के साथ साथ रिड्यूस डाटा कॉम्प्लेक्सिटी और बूस्ट स्पेस स्टार्टअप। अब नॉर्मल सी बात है, इंडिया के अंदर पहला स्टार्टअप है, देखो ये न्यूज हेडिंग भी इसी वजह से बना है कि इंडिया का फर्स्ट स्टार्टअप है ये, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा फर्स्ट स्टार्टअप है और फर्स्ट ऑप्टोसाट सैटेलाइट है, ठीक है। अब इसी के साथ साथ ये पूरा का पूरा सिस्टम इस प्रकार से हमें देखने को मिलता है। तो इसी के साथ साथ एप्लीकेशन आप जान ही गए होंगे कि एग्रीकल्चर मॉनिटरिंग, डिजास्टर रिस्पॉन्स के अंदर, बॉर्डर सर्विलांस के अंदर, अर्बन प्लानिंग के अंदर, क्लाइमेट मॉनिटरिंग के अंदर, इन सभी जगहों पर इसका यूज होगा। इसी के साथ साथ ये इंडिया की जो न्यू स्पेस पॉलिसी है 2023 और कमर्शियलाइजेशन ऑफ स्पेस सेक्टर, उस पॉलिसी को भी क्या है, प्रमोट कर रहा है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि इंडिया आज के समय में जो प्राइवेट सेक्टर है उसको भी इसरो के साथ ज्वाइन करके काम कराने पे अपना क्या है, जोर दे रहा है, ताकि हमारे प्राइवेट सेक्टर भी क्या कर सके, आगे बढ़ सके। इसी के साथ साथ बाकी चीजों को आप यहाँ पर अपने आप देख सकते हो, रिपीटेशन ही आपको यहाँ पर नजर आएगी और कंक्लूजन के रूप में आप यहाँ पर सारी चीजों को देख सकते हो। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वाला जो आर्टिकल है अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ, जो कि क्या है, फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स के बारे में। अब यहाँ पर बात करेंगे कि ये पूरा कॉन्सेप्ट क्या है, इसके अंदर क्या क्या कानून है और इसका पूरा का पूरा प्रोसेस क्या है किसी को FEO डिक्लेयर करने में। तो यहाँ पर सबसे बात आती है इकोनॉमिक एनफोर्समेंट जो डायरेक्टरेट है, यानी जो ईडी है, उसने क्या किया है, 21 इंडिविजुअल को यानी 21 लोगों को FEO डिक्लेयर किया है, यानी फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर डिक्लेयर किया है, जिसके अंदर विजय माल्या और जो नीरव मोदी है, जिनकी आप इमेज यहाँ पर देख सकते हो, ये है विजय माल्या और ये है नीरव मोदी, तो इनको भी यहाँ पर शामिल किया गया है, जिनका पूरा क्या बोलते हैं, एसेट का वर्थ आप यहाँ पर देख सकते हो। ज्यादा हमें कुछ इसमें नहीं पढ़ना, बस हमें ये पता होना चाहिए इकोनॉमिक फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर होता क्या है, यही ध्यान रखना है। तो ऐसे ऑफेंडर या ऐसे इंडिविजुअल जिन्होंने क्या है, फाइनेंशियल क्राइम किया हो, और ये जो फाइनेंशियल क्राइम है वो या तो क्या बोलते हैं 100 करोड़ के हों या 100 करोड़ से ऊपर के हों, ऐसे ऑफेंडर को हम बोलते हैं फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर, इसको डिक्लेयर किया जाता है। और ऐसे इंडिविजुअल जो कि इंडिया को छोड़ चुके हैं या फिर वो अवॉइड कर रहे हैं प्रोसिक्यूशन को, यानी जो न्यायालय की कार्रवाइयां होती है उनको अवॉइड कर रहे हैं और हियरिंग के अंदर नहीं आ रहे हैं, या फिर बेसिकली पैसा लौटाने से पूरी तरह से मना कर रहे हैं,
तो ध्यान रखिएगा, ये दो क्राइटेरिया आपको बस ध्यान में रखना है, जो बेसिकली इंडिया को छोड़कर भाग गए हैं, और दूसरा क्या है, 100 करोड़ तक का उन्होंने ऑफेंड किया हो, क्रिमिनल क्राइम किया हो। ठीक है, अब इसी के साथ साथ ही यहाँ पर हमें देखने को मिलता है ये क्रिमिनल क्राइम किस प्रकार से हो सकते हैं, चाहे वो मनी लॉन्ड्रिंग को हो, चाहे डिसऑनर हो, फ्रॉड, फाइनेंशियल स्कैम हो और काउंटर फीटिंग हो, ये सारे क्राइम इसके अंदर आते हैं। अब यहाँ पर बेसिकली लीगल फ्रेमवर्क क्या है, तो बेसिकली हमारे पास क्या है कि एक एक्ट है जिसका नाम है फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर एक्ट 2018। ठीक है, जो बात करता है कि ऐसे इंडिविजुअल जो इंडिया से भाग चुके हैं उनको यहाँ पर डिक्लेयर किया जा सकता है। इसके अंदर क्या है, बेसिकली जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 है, और इसके अलावा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, इसको भी यहाँ पर इंक्लूड करके यहाँ पर इसको लागू किया जाता है। बेसिकली यहाँ पर क्या है कि ये एक प्रकार से लिमिट लगाते हैं, बेसिकली सारी चीज़ों को आप यहाँ पर रिपीट होता हुआ देखोगे। ठीक है, कि 100 करोड़ का क्राइटेरिया है, वो देश छोड़ के भाग गए हैं, पैसे लौटाने का बेसिकली क्या है वो नाम नहीं ले रहे हैं। अब इसके ऊपर क्या है, जो FEO के अंदर डिक्लेयर करने के बाद क्या है, इनके ऊपर बेसिकली क्या है, केसेस किए जा सकते हैं। अब ये जो केसेस है बेसिकली ऐसे क्या होता है कि एक पूरा का पूरा प्रोसेस होता है, ऐसा नहीं है कि FEO ने डिक्लेयर किया कि ये इकोनॉमिक ऑफेंडर हैं और इनके ऊपर केस स्टार्ट हो गया। सबसे पहले क्या होता है, जो ED होती है यानी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट होते हैं, उसको क्या करना होता है, एप्लीकेशन लिखना होता है बेसिकली स्पेशल कोर्ट को। ठीक है, इसके लिए स्पेशल कोर्ट होती है उसको, फिर उसके बाद में नोटिस जारी करना होता है कि भाई, फिर उसके बाद डिक्लेरेशन करना होता है, फिर उसके बाद उस व्यक्ति की प्रॉपर्टी को अटैच करना होता है, फिर कन्फिस्केशन करना होता है, फिर अपील करने का भी उसको एक टाइम दिया जाता है कि जिसने ऑफेंड किया है उसको भी एक बार अपील करने का टाइम मिले। ठीक है, अगर वो इस अपील को भी रिजेक्ट कर देता है और इस पे सुनवाई नहीं होती है, तो बेसिकली क्या है, उसके ऊपर ये पूरा एक्ट लागू करके उसकी जो प्रॉपर्टीज है उसको सील कर दी जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये पूरा का पूरा प्रोसेस था, मेन प्रोसेस मैंने आपको बता दिया। अब कुछ एक्ट है वो आपको बस ध्यान में रखना है कि जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है वो क्या है, तो इसको 1956 में बेसिकली इस्टेब्लिश्ड किया गया था। ठीक है, अब इसको बेसिकली जो पावर्स है PMLA और FEOA के अंतर्गत ये कानून है, इन कानूनों के अंदर बेसिकली ताकत प्रदान की गई है। इसी के साथ साथ बेसिकली सिग्निफिकेंस क्या है इसका, तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये डिटरेंस प्रोवाइड कराता है, एसेट की रिकवरी करता है जो लोन लेके भागे हैं, फिर लॉ को और रूल को स्ट्रेंथन करता है, ग्लोबल कोऑपरेशन करता है। मान लीजिए किसी को इसके अंतर्गत शामिल कर दिया गया है तो हम इंटरनेशनल जो लेवल पे लीगल एक्शन है वह ले सकते हैं उन इंडिविजुअल के खिलाफ। ये इसके कुछ फायदे हमें यहाँ पर नजर आते हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो अगला आर्टिकल है वो आपको देखने को मिलेगा कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के अंदर बेसिकली क्या है कि जो राधानगर बीच है वहां पर क्या है, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड क्रिएट किया गया है और वर्ल्ड का लार्जेस्ट अंडर वाटर नेशनल फ्लैग को क्या बोलते हैं, बेसिकली फहराकर। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हो वर्ल्ड का लार्जेस्ट अंडर वाटर नेशनल फ्लैग, फिर उसके बाद राधानगर बीच। अब इसमें इतनी सारी इंफॉर्मेशन है वो आपको ध्यान में नहीं रखनी है। अब सिर्फ और सिर्फ जो ध्यान में रखना है वो क्या है, रिकॉर्ड बना है निकोबार आइलैंड, और बेसिकली इस प्रकार के प्रश्न क्या है वन डे एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, UPSC और PCS जैसे एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं। हालांकि सभी तरह के स्टूडेंट इस वीडियो को देखते हैं तो इस वजह से इसको भी शामिल कर लिया है। तो सबसे पहले ध्यान में रखना है कि ये स्वराज द्वीप के ऊपर इसको बेसिकली किया गया है। इसके अंदर 200 डाइवर्स यानी जो डाइवर्स होते हैं उनके द्वारा इसके अंदर पार्टिसिपेट किया गया है, और इसको जो गिनीज रिकॉर्ड ऑफ वर्ल्ड है या वर्ल्ड रिकॉर्ड है उसके माध्यम से सर्टिफिकेट भी प्रदान किया गया है।
इसी के साथ साथ इसके अंदर बहुत सारी एजेंसियां शामिल थी, जैसे कि इंडियन नेवी हो गया, इंडियन कोस्ट गार्ड हो गया, अंडमान एंड निकोबार पुलिस हो गया, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हो गया, और प्रोफेशनल स्क्यूबा जो ड्राइवर्स होते हैं उनको भी इसके अंदर शामिल किया गया है। ठीक है, तो इसी के साथ साथ इससे क्या होगा, तो एक प्रकार से जो नेशनल बेसिकली सिंबल है उसका प्राइड को बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है, जो मरीन कैपेसिटी है उसको एक प्रकार से इम्प्रूव कर रहा है, टूरिज्म को यहाँ पर प्रमोट होते हुए देखने को हमें मिल रहा है। इसी के साथ साथ यूथ का पार्टिसिपेशन यहाँ पर इस प्रकार से एक्टिविटीज में हमें बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ साथ अंडमान एंड निकोबार कहाँ है, आप सभी को पता ही है कि बे ऑफ बंगाल में है, मलक्का स्ट्रीट के पास में। यहाँ पर बहुत सारी कोरल रीफ है, मरीन बायोडाइवर्सिटी है, और स्ट्रेटेजिक नेवल इंपॉर्टेंस के रूप में भी ये देखा जाता है इंडिया के। ठीक है, तो ये पूरा आर्टिकल था इस प्रकार से। ठीक है, अब हम बात करते हैं अपने लास्ट आर्टिकल की, जो कि है शांति लॉ से संबंधित। साथियों, आप यहाँ पर ये वाला जो पूरा इलाका देख रहे हो ये है न्यूक्लियर पावर प्लांट, और यहाँ पर आप देख रहे हो ये एक है मंदिर की इमेज। यहाँ पर जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो क्या है, एक प्रकार से डिस्ट्रक्शन को और एक प्रकार से क्या है एनर्जी को बेसिकली सिंबलाइज करता है। वहीं पर जो ये एक टेम्पल है, मंदिर है, वो एक प्रकार से पीस, हार्मोनी और हिंदी में इसको कहते हैं शांति, उसको यहाँ पर सिंबलाइज करता है। ठीक है, तो बेसिकली इंडिया ने अपना एक न्यूक्लियर बेसिकली प्रोग्राम लॉन्च किया, नॉट प्रोग्राम, इंडिया ने अपना न्यूक्लियर का एक पॉलिसी लॉन्च की है या एक लॉ लेकर आए हैं जिसको हम बोलते हैं शांति बिल या शांति लॉ। ठीक है, तो इसी वजह से सिंबॉलिक रूप में इस इमेज का यूज यहाँ पर मैंने किया है। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं कि ये शांति बिल आखिर है क्या। बेसिकली आप यहाँ पर पहले एक्ट समझो, फिर उसके बाद बात करते हैं कि हुआ क्या है। तो शांति एक्ट बेसिकली है क्या, कि ये एक प्रकार का फुल फॉर्म आप देख सकते हो, सस्टेनेबल हार्नेसिंग एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसका यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म शांति एक्ट 2025 आपको इस प्रकार से देखने को मिलेगा। इसमें जो पहले क्या था, हमारा जो गवर्नमेंट है वो ही बेसिकली जो न्यूक्लियर से संबंधित जितने भी काम है उसको देखा करती थी। न्यूक्लियर से संबंधित एक्सप्लोरेशन करना हो, रिसर्च करना हो, उसके संबंधित पावर प्लांट लगाने हो, पावर प्लांट्स को रेगुलेट करना हो, मिसाइल्स बनाने हो, ये सारे के सारे जो काम, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करनी हो, ये सारे काम हमारे गवर्नमेंट एसोसिएटेड फर्म ही किया करती थी, या दूसरे वर्ड में कहें गवर्नमेंट ही किया करती थी। लेकिन अभी के टाइम पर क्या होता है, इस एक्ट को लाने के बाद जो इंडिया है उसने प्राइवेट सेक्टर को भी इस क्षेत्र के अंदर यानी न्यूक्लियर सेक्टर के अंदर पार्टिसिपेट करने का मौका दे दिया है। अब जो प्राइवेट कंपनियां हैं वो भी इंडिया के अंदर आके अपने न्यूक्लियर पावर प्लांट को लगा सकते हैं, और न्यूक्लियर पावर प्लांट ये वाला जो पॉलिसी लेकर आए हैं इस शांति एक्ट 2025 के बाद से, जो हमारा पहले का रूल था एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962, ठीक है, इसको क्या किया है, रिप्लेस कर दिया है। इसी के साथ साथ सिविल लिबर्टी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट 2010 इसको भी यहाँ पर रिप्लेस कर दिया है। हालांकि इसके कुछ नुकसान भी है, क्योंकि इस एक्ट के अंदर बेसिकली बोला जाता था कि अगर कोई भी न्यूक्लियर डिजास्टर होता है तो उस फर्म की जिम्मेदारी होगी या उस कंपनी की जिम्मेवारी होगी जिसने वहां पर क्या है, न्यूक्लियर पावर प्लांट को लगाया है, और दूसरी तरफ जो उसको रेगुलेट कर रहा है उसकी, दोनों की जिम्मेवारी होगी। ठीक है, ये 2010 का रूल ये कहता था। ठीक है, और नॉर्मल सी बात है, हम वर्ल्ड लेवल पे इतने सारे न्यूक्लियर डिजास्टर देख चुके हैं। अब ऐसे सिचुएशन में जो न्यूक्लियर डिजास्टर को रोकने के लिए इस प्रकार की पॉलिसी जरूरी थी, लेकिन अभी यहाँ पर हमें देखने को मिला है कि ये प्राइवेट प्लेयर को अलाउ करने के साथ साथ ये सारे के सारे रूल भी खत्म हो गए। इस वजह से क्या है, इसके ऊपर डिबेट भी छिड़ती हुई हमें यहाँ पर नजर आ रही है। ठीक है, अब इसी बीच में आप यहाँ पर देखोगे कि यूएस न्यूक्लियर जो इंडस्ट्री का डेलीगेशन है, यानी एक
प्रकार से प्राइवेट कंपनी आप कह लीजिए। वो कंपनी क्या कर रही है, इंडिया के अंदर विजिट करने वाली है कि कहाँ-कहाँ पर न्यूक्लियर पावर प्लांट को इंडिया के अंदर लगाया जा सकता है। एक प्रकार से प्राइवेट कंपनी इंडिया के अंदर अपनी एक प्रकार से प्लांट को ओपन करेगी। अब यहाँ पर ये पूरा मुद्दा था, बस आपको इतना ध्यान रखना है। अब इसका फायदा क्या होगा शांति एक्ट का, ठीक है, शांति एक्ट जो हमने पारित किया है। अभी हमने नुकसान देखे कि भाई आपने कोई भी एक प्रकार से रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी यही नहीं बता रखा है। अब ऐसे में लोग आएंगे, न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाएंगे, सस्ता मुस्ता इक्विपमेंट यूज करेंगे और कहीं भी न्यूक्लियर ब्लास्ट हो सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार की सिचुएशन हमें देखने को मिल सकती है, लेकिन इसके फायदे क्या होंगे वो भी हमें जान लेना जरूरी है कि नॉर्मल सी बात है, प्राइवेट सेक्टर को भी एंट्री मिल जाएगी। दूसरी बात, फॉरेन कोलैबोरेशन हम कर पाएंगे, जैसे कि अमेरिका के बेसिकली कुछ प्राइवेट प्लेयर यहाँ पर आ रहे हैं। इससे क्या होगा कि जो एफडीआई है न्यूक्लियर सेक्टर के अंदर, यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, वो क्या है इस टेक्नोलॉजी के अंदर या न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के अंदर बढ़ेगा। इसी के साथ लायबिलिटी रिफॉर्म यहाँ पर होता हुआ हमें नजर आएगा। इसी के साथ साथ इससे क्या होगा कि जो मोर अट्रैक्टिव, पहले क्या था बाहर की कंपनियां डरती थी कि इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट करें या ना करें, क्योंकि एक डिजास्टर हुआ पूरी कंपनी का दिवालिया निकल जाएगा। तो अब क्या है, इसको हटा लिया गया है, इस वजह से ये अट्रैक्शन का पॉइंट बन गया है इंडिया। इसी के साथ टेक्नोलॉजी डाइवर्सिफिकेशन हमें यहाँ पर नजर आएगा। बेसिकली क्या है कि इंडिया के पास अभी बेसिकली जितने भी हमारे पास न्यूक्लियर पावर प्लांट थे वो क्या है LWR पे काम किया करते थे, यानी लाइट वाटर रिएक्टर पर काम किया करते थे। अब क्या है, अब हम अपनी जो टेक्नोलॉजी है उसको अपग्रेड करके स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर के ऊपर भी और भी ज़्यादा अच्छे से हम काम कर पाएंगे, क्योंकि ऐसी जो टेक्नोलॉजी है वो बाहर की कंपनियों के पास पहले से ही है। वो आएंगी और अपने साथ टेक्नोलॉजी भी लेकर आएंगी, ठीक है। तो इस वजह से ये एक फायदा हमें नजर आ रहा है। अगला हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर क्या है कि रेगुलेटरी चेंजेस भी यहाँ पर हुआ है, जैसे कि सेफ्टी और डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म के रूप में भी यहाँ पर कुछ चेंजेस किए गए हैं, ठीक है। बाकी सारी बातें वही है, जैसे कि इंडिया के पास अभी प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर के जो न्यूक्लियर पावर प्लांट हैं वो ज़्यादा हैं, ठीक है। इसके अलावा हम जो स्मॉल यानी स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर हो गया, लाइट वाटर रिएक्टर हो गया, ऐसे प्लांट को हम क्या है इंडिया के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा ओपन कर पाएंगे, ठीक है। इसमें क्या है रशिया, चाइना और जो फ्रांस है वो हमारी इंडिया की बहुत ज़्यादा सहायता कर सकते हैं, जैसे कि अमेरिका की कंपनी अभी आ ही रही है। तो बाकी सारी चीज़ों को आप यहाँ पर देख सकते हो कि इंडिया के अंदर एनर्जी सिक्योरिटी बढ़ेगी, क्लीन एनर्जी की तरफ ट्रांजिशन होगा। और इंडिया ने तो टारगेट ही कर रखा है कि हम अपना जो कार्बन एमिशन है वो कम करेंगे, नेट जीरो की तरफ आगे बढ़ेंगे। देखो, जब हम अभी के समय में बिजली बनाते हैं तो वो बेसिकली कोल से बनाते हैं। अब जब कोल को जलाते हैं और कोल को जलाने के बाद क्या होता है, बहुत बड़े लेवल पे क्या होता है, पोल्यूशन होता है। अब चूंकि हम न्यूक्लियर एनर्जी से बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी बनाएंगे तो कोल का हम यहाँ पर हटा देंगे, जिससे कि पोल्यूशन है वो जीरो लेवल पर हो जाएगा, यानी नेट जीरो कार्बन एमिशन की तरफ हम यहाँ पर बढ़ जाएंगे। टेक्नोलॉजी की तरफ एक्सेस भी होगा, दूसरी कंपनियां भारत में टेक्नोलॉजी लाएंगी, इंडस्ट्रियल ग्रोथ होगा, ठीक है। लेकिन कुछ कंसर्न भी है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि लायबिलिटी का यहाँ पर डिल्यूजन नजर आता है। अगर कुछ रिस्क हुआ तो जिम्मेवार कौन होगा? प्राइवेट सेक्टर का रिस्क भी है कि भाई वो प्रॉफिट के ऊपर पूरा का पूरा उनका मोटिव होता है, वो सेफ्टी के ऊपर ध्यान थोड़ी ना रखेंगे। मैंने आपको बताया कोई भी लोकल इक्विपमेंट लगा देंगे और लोकल इक्विपमेंट पे फिर खतरा हो जाएगा कि भाई न्यूक्लियर डिजास्टर हो सकता है। ट्रांसपेरेंसी को किस प्रकार से रखेंगे ये भी अभी क्या है सही से क्लियर नहीं है। कोई रेगुलेटरी मैकेनिज्म जो है वो अभी अच्छे से क्लियर ही नहीं किया है। इसी के साथ साथ यहाँ पर स्ट्रेटेजिक कॉन्टेक्स्ट ये भी है कि भाई इंडिया के लिए ये जरूरी भी है। देखो, इतने सारे खतरे हैं लेकिन खतरों के बावजूद भी जरूरी है। क्यों? क्योंकि हम क्या है कोल के ऊपर अपनी डिपेंडेंसी को कम करना चाहते हैं। जो इंडिया के अंदर इलेक्ट्रिसिटी डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है उसको हम क्या है फुलफिल करना चाहते हैं। आज भी आप देख रहे हो कि भारत के बहुत सारे क्षेत्रों में क्या है बिजली ही नहीं है।
तो इस चीज को क्या है दूर करने के लिए हमारे लिए ये सारी बातें बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप बाकी वे फॉरवर्ड को देख सकते हो कि इंडिपेंडेंट न्यूक्लियर रेगुलेशन को बनाकर, सेफ्टी फर्स्ट अप्रोच को इंश्योर करके, और इंडिजिनस रिएक्टर इनोवेशन सिस्टम को लगाकर, और बाकी जो प्राइवेट पार्टिसिपेशन और पब्लिक अकाउंटेबिलिटी के साथ में, सबसे बड़ी बात यह है कि पब्लिक अकाउंटेबिलिटी के साथ में हम क्या कर सकते हैं, अपने इस प्रोग्राम को और भी ज्यादा अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने जो जितने भी आर्टिकल थे उनको डिटेल में देख लिया। मुझे उम्मीद है आपको ये जितने भी आर्टिकल हैं वो जरूर पसंद आए होंगे। इसी के साथ जाते जाते आपके लिए इंफॉर्मेशन, ये अगर आप पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो सिंपल सा एनके ग्लोबल एजुकेशन नाम का टेलीग्राम चैनल है, वहां पर जाकर इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। इसी के साथ साथ यहाँ पर क्या है व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके भी आप क्या है पीडीएफ से रिगार्डिंग सवाल है पूछ सकते हो। ये पीडीएफ क्या है करंट अफेयर का वन स्टॉप सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कराएगा, जिसके अंदर हम बेसिकली देखेंगे 299 में डेली करंट अफेयर, वीकली, मंथली और पूरे साल भर का जो करंट अफेयर बुकलेट पीडीएफ है वो आपको एक साथ मिलने वाला है। ठीक है, तो इसको ग्रुप में ज्वाइन करने के लिए सिंपल सा व्हाट्सएप मैसेज, या फिर आप यहाँ पर जो बेसिकली ये क्यूआर कोड है उसको स्कैन करके, या फिर इस यूजर आईडी पे जाकर आप कांटेक्ट कर सकते हो। तो साथियों मुझे उम्मीद है आपको यह जो वीडियो है वो जरूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी प्रकार से रेगुलर बेस पर वीडियो देखने के लिए। इसी के साथ मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।